यह पोएम जीवन की शांति यानी पीस ऑफ लाइफ को दिखाती है। सच्चाई तो यह है कि कुटिया यानी कॉटेज में लाइफ बिताना भाग दौड़ करने वाली लाइफ से बिल्कुल अलग है। हम प्रकृति यानी नेचर का आनंद तभी उठा सकते हैं जब हमारे मन में शांति हो, लेकिन शहर के बिजी और भाग दौड़ भरे जीवन में वास्तविक शांति यानी मानसिक शांति प्राप्त कर पाना इम्पॉसिबल होता है। पोएट को नेचर से बहुत प्यार है। पोएम में बताया गया है कि वह एक जगह पर जाता है जिसका नाम है इनिसफ्री। यह एक असली जगह है जहां जाने पर बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि यह जगह प्राकृतिक चीजों से यानी पेड़, पहाड़, पौधे, झरने, हरियाली, नदी, इन सभी चीजों से भरी हुई है। यहां पर चारों ओर शांति ही शांति छाई रहती है। यहां पर कई तरह के पक्षियों की खुश कर देने वाली आवाज सुनने को मिलती है और किसी तरह की परेशानी पैदा करने वाली आवाज यहां सुनने को नहीं मिलती। पोएट कहता है कि उसकी इच्छा शांति भरी जगह पर आराम से अपनी लाइफ को बिताने की है, इसलिए वह उठेगा और इनिसफ्री नाम की जगह पर जाएगा। वहां जाकर वह रहने के लिए एक छोटा सा कमरा बनाएगा जो कि छोटी छोटी लकड़ी की मुड़ी हुई टहनियों और मिट्टी से बनी दीवारों से बना होगा। वहां वह फली की यानी बीन्स की 9 पंक्तियां यानी 9 रोज बनाएगा और उसके पास मधुमक्खियों का एक छत्ता यानी बी हाइव भी होगा। पोएट वहां ऐसी जगह पर अकेला रहना पसंद करेगा जहां केवल मधुमक्खियों की आवाज आएगी और वह एक खुली जगह होगी। पोएट कहता है कि उसे वहां शांति मिलेगी और शांति धीरे धीरे बहती हुई आती है। जब वहां सुबह होती है तो चारों ओर का माहौल एकदम शांत होता है और वहां झिंगुर गाना गाते हैं और सुबह से रात तक गाते ही रहते हैं। उनकी धीमी धीमी आवाज सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब वहां आधी रात हो जाती है तो वह जगह बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाती है और जब वहां दोपहर हो जाती है तो आसमान में पर्पल कलर की चमक आ जाती है। शाम होने पर पूरे आसमान में वहां लिनेट नाम के पक्षी उड़ते रहते हैं और ऐसा लगता है कि पूरा आसमान उन पक्षियों के पंखों से भरा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि इनिसफ्री नाम की जगह पर सुबह शाम और रात दिन शांति देने वाले होते हैं। पोएम के लास्ट में पोएट कहता है कि वह उठेगा और इनिसफ्री जाएगा, क्योंकि वहां पर जाकर वह हर रात और हर दिन झील के किनारे पर खड़ा होकर उसके पानी को किनारे से टकराते हुए उसकी धीमी आवाज को सुनेगा। चाहे वह रोड पर खड़ा हो या ग्रे कलर के फुटपाथ पर खड़ा हो, लेकिन वह इस आवाज को अपने दिल की गहराई में सुनता रहेगा। हालांकि पोएट उस शहर में रहता है जिसकी सड़कें भीड़ भरी हैं। वह इनिसफ्री की मधुर आवाज को सुनकर बहुत आकर्षित यानी अट्रैक्ट होता है। वहां पर पेड़ों की सरसराहट से भी वह काफी अट्रैक्टिव है। पोएट के बारे में यह पता चलता है कि वह खुद को शहरों में दौड़ रही बसों की खड़खड़ाहट भरी आवाज से अलग रखना चाहता है। तो इसी के साथ आपकी पोएम यहीं फिनिश होती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। सुब्रमण्यम भारती का मानना है कि हमें मन और शरीर से मजबूत रहना चाहिए। अगर हम ताकतवर हैं, तो हवा हमारी फ्रेंड बन जाएगी। हवा कठिनाइयों और चुनौतियों का इंडिकेटर है। हम लोगों को इसका सामना डटकर करना चाहिए। इस कविता से हमें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना साहस, धैर्य और दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन के साथ करने की प्रेरणा मिलती है। हवा उन समस्याओं और कठिनाइयों को शो करती है जिनका सामना बहुत ही बहादुरी के साथ करना है। किसी भी हार्ड सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए हवा और कठिनाइयों के साथ हमारी फ्रेंडशिप होना जरूरी है। यहाँ पोएट हवा से कहता है कि हे हवा, तुम धीरे धीरे आओ, खिड़कियों के शटर मत तोड़ो, कागजों को मत बिखराओ, किताबों को अलमारी के खाने से नीचे मत फेंको। वहां देखो तुमने क्या किया, तुमने वह सब नीचे फेंक दिया। तुमने किताबों के पन्ने फाड़ दिए, तुम दोबारा बरसात को ले आई। तुम कमजोरों को मारने में बहुत चालाक हो। गिरते हुए कमजोर घर, गिरते हुए दरवाजे, गिरती हुई कड़ियां, टूटकर बिखरती लकड़ी, टूटते शरीर, टूटता जीवन, टूटते दिल, इन सब को हवा का देवता फटकता है, यानी कि इन सभी टूटती हुई चीजों को छानकर अलग कर देता है और उन सबको कुचल डालता है।
तुम जो काम हवा से करने के लिए कहोगे उसे हवा नहीं करेगी। इसलिए चलो हम मजबूत घर बनाएं और दरवाजों को मजबूती से जोड़ें। शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रैक्टिस करें, मन को मजबूत कर लें। ये काम कर लो और फिर देखो हवा हमारी फ्रेंड बन जाएगी। हवा कमजोर आग को बुझा देती है, लेकिन वह तेज आग को शेर की तरह दहाड़ने वाली और भयंकर बना देती है। उसके साथ फ्रेंडशिप अच्छी है, हम डेली उसकी तारीफ करते हैं। The name of this poem is On Killing a Tree and the poet is Geef Patel. आप लोगों ने अक्सर किसी पेड़ को कटते हुए देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पेड़ को मारना क्या इतना आसान होता है? तो चलिए पोएम को पढ़कर यह पता करते हैं। असल में एक पेड़ को मारने में काफ़ी समय लगता है। किसी साधारण से चाकू से या साधारण वार यानी सिंपल अटैक से ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक पेड़ जब बड़ा होता है तो वह इस धरती की मिट्टी का उपयोग करते हुए और उससे एनर्जी लेते हुए, उस पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाते हुए और इसमें से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेते हुए या उनका यूज़ करते हुए बड़ा होता है। कई सालों तक सूरज की रोशनी और हवा का यूज़ करते हुए और अपनी कोट जैसी दिखने वाली छाल में से पत्तों को निकालता हुआ बड़ा होता है। अगर हम सोचें कि इसे काटने या इसके टुकड़े टुकड़े करने से ये मर जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा दर्द देने से भी ये नहीं मरेगा। इसका घायल तना फिर से ठीक हो जाएगा और ज़मीन के बिल्कुल पास में से इसमें फिर से हरी टहनियाँ उग आएंगी और ये टहनियाँ फिर से बड़ी होकर बिल्कुल पहले की तरह फैल जाएंगी और पेड़ बिल्कुल पहले की तरह बड़ा हो जाएगा। अगर इसे पूरी तरह से ख़त्म करना है तो इसकी जड़ों को ज़मीन से खींचकर बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि ज़मीन को बहुत ही कसकर पकड़े रहती हैं और ये जड़ें बिल्कुल भी आसानी से बाहर नहीं आएंगी। तो इन्हें बाहर निकालने के लिए पहले इसे रस्सियों से बांधना पड़ेगा और फिर खींचना पड़ेगा और फिर धरती के अंदर छिपी हुई इसकी जड़ों को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया जाएगा। जड़ों को बाहर निकालने के बाद ही किसी पेड़ की ताकत कम या ख़त्म हो पाती है। जड़ें ही किसी पेड़ की असली ताकत होती हैं। जब इन्हें बाहर निकाला जाता है तब ये सफ़ेद कलर की ओर गीली होती है और काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं। ये जड़ें जब बाहर निकलकर हवा और धूप के कांटेक्ट में आती हैं तो धूप की वजह से झुलसने लगती हैं और इनकी सांसें रुकने लगती हैं। धीरे धीरे ये जड़ें सूखने लगती हैं और हार्ड हो जाती हैं। इनका कलर चेंज होकर ब्राउन हो जाता है। फिर यह पेड़ धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और मुरझाने लगता है और तब जाकर एक पेड़ को मारा जा सकता है। इसी के साथ आपकी पोएम यहीं फिनिश होती है। जब आसमान काले बादलों से ढका होता है और बारिश शुरू हो जाती है, तब क्या तुमने छत पर पड़ने वाली बारिश की आवाज़ को सुना है? जब तुमने प्रकृति यानी नेचर की इस मधुर आवाज़ को सुना तो तुम्हारे मन में क्या आइडियाज आए? बारिश की आवाज़ सुनते हुए पोएट ने क्या सपना सोचा? यह जानने के लिए आइए इस पोएम को पढ़ते हैं। पोएम को पढ़ने पर हमें यह पता चलता है कि जब बारिश होती है तो पोएट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। बारिश के समय वह अपने सपने में डूबा होता है और उसके मन में बहुत सारी अच्छी यादें घूम रही होती हैं। छत पर पड़ने वाली बारिश की बूंदों की आवाज को सुनना पोएट को पसंद है। पोएम शुरू करते समय पोएट कहता है कि जब तारों से भरे हुए आसमान पर बादल छा जाते हैं तो जल्दी ही चारों ओर छाई हुई खामोशी गायब हो जाती है और धीरे धीरे बारिश शुरू होने लगती है। तो उस समय पोएट को अपने घर के कमरे में अपने बिस्तर के ऊपर पड़े हुए तकिए को दबाना और ऊपर से आ रही बारिश की मधुर आवाज को सुनते हुए अपने बेड पर लेटे रहना बहुत अच्छा लगता है। आगे पोएट कहता है कि जब वह छत पर पड़ने वाली बारिश की आवाज को सुनता है तो वह आवाज उसके दिल में गूंजने लगती है और हजारों सपने और इमेजिनेशंस उसके मन में आना शुरू हो जाते हैं और उसका मन सपनों में खो जाता है। सारी पुरानी यादें एक एक करके धागों की तरह उसके मन में आती चली जाती हैं। जब हवा चलने लगती है तो वह यादों में खो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। कुछ सालों पहले उसकी माँ रात में उसके सपनों में उसे प्यार करने के लिए आती थी और सुबह होने से पहले यानी पोएट के जागने से पहले चली जाती थी। जब भी वह छत पर पड़ने वाली बारिश से पैदा होने वाले म्यूजिक को सुनता है यानी कि बारिश की आवाज को सुनता है तो उसे अपनी माँ के प्यार की याद आती है। पोएम बहुत छोटी और सिंपल थी। अगर आपको ये पोएम पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें एनकरेजमेंट मिलता है। तो चलिए, इसी के साथ अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। क्या आपने कभी कुछ लोगों को अजीब माना है या दूसरे देश में रहने वाले लोगों को विदेशी समझा है? हमारे पास ऐसे कई तरीके होते हैं जिनसे हम दूसरे लोगों को खुद से अलग समझते हैं, जैसे कि हम लोग उनकी भाषा के हिसाब से उन्हें अलग मान लेते हैं। इस पोएम में पोएट ने हमें कई सारे तरीके बताए हैं जिनके हिसाब से हम सभी बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्य यानी ह्यूमन हैं। तो चलिए यहां से अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। हमेशा याद रखिए कि कोई भी आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश पराया या विदेश नहीं है। सभी कपड़ों के नीचे एक अकेला शरीर सांस लेता है जो बिल्कुल एक जैसा होता है और हमारे ही शरीर की तरह होता है। वह जमीन जिस पर हमारे भाई चलते हैं वह बिल्कुल हमारी धरती की तरह ही है जिस पर एक दिन हम सभी मर जाएंगे। वे लोग जिन्हें हम पराया या विदेशी कहते हैं वे भी धूप, हवा और पानी को लेकर हमारी ही तरह सावधान यानी अवेयर रहते हैं। उन सभी लोगों का पालन पोषण वहां पर मिलने वाली फसलों से ही होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ फसलें पैदा करके उनसे अपना काम चलाते हैं। वे लोग भी लड़ाई झगड़े के कारण भूखे रहते हैं और उनके हाथ देखने में बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं। और उनके हाथ की लाइंस में हम एक ऐसी मेहनत की रेखा देखते हैं जो हमारे हाथों की रेखा यानी लाइन से अलग नहीं है। उनकी आंखें बिल्कुल हमारी आंखों के जैसी ही होती हैं, जो हमारी तरह ही जागती हैं और हमारी तरह ही सोती हैं। उनके पास बिल्कुल वैसी ही ताकत है जैसी हमारे पास है और जिसे केवल प्यार से ही जीता जा सकता है। हर जमीन पर एक जैसी यानी कॉमन लाइफ है जिसे सभी लोग आसानी से पहचान सकते हैं और समझ सकते हैं। जब भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है तो याद रखिए कि यह और कोई नहीं बल्कि हमारे अपने ही होंगे, जिन्हें हम पराया मानेंगे, जिन्हें हम धोखा देंगे या जिनके अधिकार हम छीन लेंगे, उनकी बुराई करेंगे, उनके साथ कोई गद्दारी करेंगे या उनका अपमान करेंगे। और जब भी हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम अपनी ही धरती को गंदा करते हैं। आग का धुआं और धूल के कण यानी डस्ट पार्टिकल्स उस हवा को बर्बाद कर देंगे जिसमें हम सांस लेते हैं, और यह हवा हर जगह फैली हुई है और हमारी अपनी है। इसलिए हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि कोई भी आदमी विदेशी या पराया नहीं है और ना ही कोई देश अजनबी है। यह कहानी बहुत पुरानी है और एक बूढ़ी औरत के बारे में है। वह औरत इतनी लालची थी कि उसके लालच की वजह से एक संत यानी सेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उनका नाम था सेंट पीटर। पूरी कहानी जानने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत दूर की एक जगह है जिसका नाम है नॉर्थलैंड, वहां की है। उस जगह पर दिन छोटे होते हैं और रातें बहुत ही लंबी होती है, और इतनी लंबी होती है कि जिन्हें सोकर नहीं गुजारा जा सकता। यहाँ जब बर्फ पड़ती है तब तेज रफ्तार से चलने और भागने वाले एक जानवर को बिना पहियों की गाड़ी में लगाकर जोतते हैं, और उस जानवर का नाम है रेनडियर। यहाँ नॉर्मल कपड़ों से काम नहीं चलता, इसलिए यहाँ के बच्चे बहुत ही मोटी फर वाले कपड़े पहनते हैं। उन कपड़ों में वे बिल्कुल भालू के बच्चों जैसे लगते हैं। ये लोग एक अजीब कहानी सुनाते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह कहानी सच होगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें वह कहानी सुनाऊं तो तुम्हें एक मैसेज मिलेगा। एक बार की बात है, सेंट पीटर नाम के एक सेंट थे। वे हमेशा दूसरों की भलाई के लिए उपदेश देते ही रहते थे। तो एक बार वे उपदेश देते हुए घूम रहे थे। घूमते घूमते और दुनिया की यात्रा करते हुए वे एक बूढ़ी औरत के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक छोटी सी औरत केक बनाकर उन्हें अंगीठी में पका रही थी। दिन खत्म होने वाला था और शाम हो रही थी। सेंट पीटर ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था। इस वजह से वे व्रत रखने के कारण बेहोश से हो रहे थे। इसलिए उन्होंने उस औरत से अपने केक के स्टोर से केवल एक केक देने को कहा। उस औरत ने एक बहुत छोटा सा केक बनाया, लेकिन जब वह केक पक रहा था तो उसने देखा और सोचा कि किसी को दान करने के हिसाब से यह केक बहुत बड़ा लग रहा है। इसलिए उसने आटा गूंथकर पहले से भी छोटा केक बनाया। लेकिन जब उसने उस केक को पकाते हुए पलटा तो वह उसे पहले की ही तरह बड़ा दिख रहा था। इसलिए उसने दोबारा से उस गूंथे हुए आटे में से
एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे बेल बेल कर कागज की तरह पतला कर लिया, फिर उसे पकाया। लेकिन उस केक को देने का भी उसका मन नहीं हुआ। उसने कहा, जब भी अपने केक्स को मैं खाती हूँ तब तो मुझे ये बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जब मैं इसे किसी दूसरे को देती हूँ तो ये बहुत बड़े लगते हैं। इसलिए उसने उस छोटे से केक को भी शेल्फ पर यानी अलमारी पर रख दिया। ये सब देखकर सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि वे बहुत भूखे थे और बेहोश से हो रहे थे, और उस औरत की ऐसी हरकत को देखकर वह काफी भड़क गए थे। गुस्से में आकर वे बोले, तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मनुष्य के शरीर में रहने लायक नहीं हो। तुम्हें खाना, घर और आग की गर्माहट कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तुम इन सब चीजों के लायक नहीं हो। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह अपना घर बनाओगी, और थोड़ा सा खाना खाने के लिए भी तुम्हें दिन भर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और लकड़ी में छेद कर करके अपना खाना लेना पड़ेगा। जैसे ही सेंट पीटर ने उसे श्राप दिया, वैसे ही बूढ़ी औरत बिना एक भी शब्द बोले चिमनी से होते हुए ऊपर चली गई। और जब वह चिमनी के बाहर ऊपर होती हुई निकली, तब तक वह चिमनी के अंदर ही अंदर वुडपैकर में बदल चुकी थी। उसके सर पर गहरे लाल कलर की एक टोपी थी। वह टोपी वैसी की वैसी ही रही, लेकिन उसके बाकी के कपड़े आग की लपट में जलकर कोयले जैसे काले हो गए। आज भी जब हम देखते हैं तो वुडपैकर काले रंग का छोटा और लंबी चोंच वाला होता है, जिसके ऊपर सर की तरफ हल्का हल्का लाल कलर होता है। और गांव के स्कूल जाने वाले हर लड़के ने उसे जंगल में देखा है, जहां पर वह आज तक पेड़ों में रहती है और खाने के लिए दिन भर पेड़ों की लकड़ी में सुराख करती रहती है, यानी कि छेद करती रहती है, और तब कहीं जाकर उसे अपना थोड़ा सा खाना मिल पाता है। यह सब सेंट पीटर के इस श्राप के कारण है जो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को दिया था। A slumber did my spirit seal नामक इस पोएम में पोएट हमसे कहता है कि जिससे हम बहुत अधिक प्यार करते हैं, वो जब हमें छोड़कर चला जाता है तो जीवन कुछ समय के लिए गतिहीन यानी मोशनलेस हो जाता है। किंतु यह सच है कि किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इस पोएम में पोएट की बिलव्ड एक जवान तथा खूबसूरत महिला थी। एक समय था जब वह लेडी अपनी लाइफ को पूरे उत्साह और जोश के साथ जीती थी, लेकिन अब वह जमीन के नीचे कब्र में जा चुकी है, यानी कि अब वह जिंदा नहीं है, और अब वह पृथ्वी यानी अर्थ के साथ साथ घूम रही है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील किसी लवर की डेथ और पोएट के द्वारा अपने किसी चाहने वाले की मौत के बारे में सोचने से संबंधित फीलिंग्स के बारे में है। कवि अपने लवर या बिलवड की डेथ से रिलेटेड इमेजिनेशन को इस पोएम में डिस्क्राइब करता है। यह पोएम एक शोक गीत या एलेजी की तरह है। इस पोएम में पोएट यह कहकर उसकी मृत्यु को अमर बनाना चाहते हैं कि उसकी बिलव्ड को अब कोई मानवीय डर नहीं है, यानी कि अब उसे किसी भी मनुष्य यानी ह्यूमन से कोई डर नहीं है। अब अर्थ पर गुजरने वाले दिन, महीने, साल उसके लिए कोई भी मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि अब इस गुजरने वाले टाइम का यानी कि दिन, महीने, साल का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और उसकी एज अब और ज्यादा नहीं बढ़ेगी। दूसरे स्टैंजा में पोएट उसकी डेड बॉडी का डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अब उनकी बिलव्ड कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएगी, यानी अपने शरीर से कोई भी काम नहीं कर पाएगी। लास्ट की 2 लाइंस में पोएट ये बताता है कि अब वह जमीन के नीचे अपने रास्ते पर यानी पाथ पर घूम रही है। वह कहता है कि अर्थ पर पड़े हुए पत्थरों यानी स्टोन्स, चट्टानों यानी रॉक्स और पेड़ों की तरह वह भी अर्थ के साथ घूम रही है।